हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था असाइनमेंट में आपको दिए थे और वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने थे। होपफुली वो क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए होंगे। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए दो फैक्टर्स हमारे पास हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि H+ कहाँ से रिलीज हो रहा है, और अगर H+ जिस एटम से सेपरेट हुआ है उसमें अगर डिफरेंस है तो याद करें पीरियडिक टेबल कोरिलेशन के बेसिस पर हम बात करते हैं। अलोंग द पीरियड कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन En एंड डाउन द ग्रुप कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन साइज। और अगर H+ का सेपरेशन सेम एटम से होता है तो फिर कंपैरिजन का बेसिस हमने डिस्कस किया था आई इफेक्ट, और याद करो उसमें हमने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। चलिए इसी एप्लीकेशन के लिए अब कुछ क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं। आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर बात की जाए तो 1 में H+ का सेपरेशन तो सभी में सेम एटम से होगा, सब में H+ का सेपरेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा। तो अब कंपैरिजन के लिए हमें सेकंड फैक्टर लेना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और अब जरा ध्यान देना, देखो इन 3 कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो दीज आर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स। कंपेरेबल इन द सेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्ट कॉमन है। आप ध्यान देना, ये जो 4 कार्बन एटम्स की चेन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में, वो पार्ट अगर आप देखेंगे तो सब में कॉमन है और सभी में क्लोरीन भी कॉमनली प्रेजेंट है। अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन सेकंड कार्बन पर है, इस केस में वही क्लोरीन थर्ड कार्बन पर है, और सेम कार्बन चेन में फिर से वही क्लोरीन फोर्थ कार्बन पर है। और अगर अब कंपैरिजन हम यहाँ पर इंडक्टिव के बेसिस पर करेंगे तो ध्यान देना क्लोरीन इज -I ग्रुप, सब में -I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, और सब में अगर -I इफेक्ट है तो -I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब हमें देखना है कि कहां पर -I ज्यादा कहां पर कम है। क्या मैं कह सकता हूं इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिस्टेंस का है। फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्लोरीन सबसे क्लोज है, सेकंड पोजीशन पर है, इसमें कुछ दूर और इसमें और भी दूर। और जैसे जैसे -I ग्रुप डिस्टेंस पर जाएगा आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए इसके लिए इसका -I इफेक्ट कम होता जाएगा, और -I जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। मतलब फर्स्ट में हम कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है तो -I सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट कंपाउंड विल बी मोस्ट एसिडिक, फिर आ जाएगा इसमें सेकंड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा इसमें थर्ड। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हमने इन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फिर से प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप तो सब में कॉमन है, सब में H+ अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज हो रहा है। मतलब यहां पर कंपैरिजन पीरियडिक टेबल के बेसिस पर नहीं कर सकते। एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं HF, HCl, HBr और HI से, और स्टूडेंट को लगता है कि HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि पीरियडिक टेबल कोरिलेशन में हमने डिस्कस किया है कि HF, HCl, HBr, HI में डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन वो तब देखो कि जब H फ्लोरीन से रिलीज हो रहा हो, क्लोरीन से सेपरेट हो रहा हो, ब्रोमीन से सेपरेट हो रहा हो और आयोडीन से सेपरेट हो रहा हो। क्या यहाँ पर H इसमें फ्लोरीन से, इसमें क्लोरीन से, इसमें ब्रोमीन से और इसमें आयोडीन से सेपरेट हो रहा है क्या? नो, सब में H+ सेम ग्रुप से सेपरेट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर पीरियडिक टेबल कोरिलेशन नहीं आएगा, वो तो तब आता जब H का सेपरेशन इटसेल्फ फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से होता। यहाँ पर सभी में H+ का सेपरेशन सेम ग्रुप से हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें क्या लेना होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का -I इफेक्ट आपको कंसीडर करना होगा। मतलब इसमें कंपैरिजन का बेसिस I इफेक्ट होगा, और अगर I इफेक्ट होगा तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनमें ये है जिसमें हम कह सकते हैं सब में -I इफेक्ट ऑपरेट होगा। देखो सब में अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो -I ग्रुप की डिस्टेंस सब में सेम है, नंबर भी सब में सेम है, तो पावर के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा है तो ये कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जैसे जैसे -I कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मतलब इस केस में ऑर्डर इज 1, 2, 3 एंड 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ N-ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। चलिए इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखो अगर बात की जाए N-ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी, आइसो एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। N-ब्यूटाइल तो आई थिंक सभी को पता होगा, नॉर्मल कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन जिसमें फ्री वैलेंसी टर्मिनल कार्बन पर हो।
तो देखो अगर बात की जाए एन ब्यूटाइल की, तो एन ब्यूटाइल तो हमारे पास ये हो जाएगा नॉर्मल कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन विद फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। और अगर आपको दिया है एन ब्यूटाइल अल्कोहल तो यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। चलिए इसको बाद में प्लेस करते हैं। फिर आपको दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल में फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर होती है। अब जरा ध्यान देना, देखो 4 कार्बन को अगर मैं अरेंज करने की बात करूं तो 4 कार्बन के अरेंजमेंट हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखो 4 कार्बन एटम्स कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स लाइक दिस एंड 4 कार्बन एटम्स कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे आल्सो। क्या बात समझ में आ रही है? 4 कार्बन का अरेंजमेंट हमारे पास दो तरह से हो सकता है। अब दो तरह से हो सकता है तो मेरे पास 4 नेम्स हैं, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इनसे मैं बनाता हूं एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। आप कैसे याद रख सकते हैं आसानी से? तो देखो सबसे पहले अगर बात की जाए एन ब्यूटाइल की, तो एन के लिए स्ट्रेट कार्बन चेन होना चाहिए, फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। तो स्ट्रेट कार्बन चेन इसमें यहां पर है। तो एन ब्यूटाइल की अगर बात की जाए तो एन ब्यूटाइल तो मेरे पास ये हो जाएगा, दिस इज एन ब्यूटाइल। अगर बात की जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल की, तो सेकेंडरी के लिए फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन सेकेंडरी कार्बन। जरा देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में से सेकेंडरी कार्बन किसमें? यहां पर दिस कार्बन इज सेकेंडरी बिकॉज द कार्बन बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो फिर तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा और वो ऐसा बनेगा, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर अगर बात की जाए टर्शियरी ब्यूटाइल की, तो टर्शियरी ब्यूटाइल में हम कहते हैं फ्री वैलेंसी ऑन 3 डिग्री कार्बन। जरा देखो इसमें 3 डिग्री कार्बन किसमें? यहां पर है। और इसमें अगर 3 डिग्री कार्बन इसमें है तो फिर तो टर्शियरी ब्यूटाइल हमें मिलेगा यहां से। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। और अब एक बचता है लास्ट आइसोब्यूटाइल। जरा देखो इस चेन में फ्री वैलेंसी कहां पर आ सकती है? यहां पर आ सकती है, यहां पर हो सकती है, और देखो फ्री वैलेंसी तो यहां और यहां भी हो सकती है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं फ्री वैलेंसी ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन विल बी सेम, और उस केस में नेम क्या होगा? एन ब्यूटाइल। जब फ्री वैलेंसी यहां पर या यहां पर होगी तो उस केस में नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इस केस में फ्री वैलेंसी कहां पर हो सकती है? इट कैन बी ऑन आइदर ऑफ दीस 3 कार्बन्स। वो एक बात होगी, और या फिर यहां पर तो टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अब जो लास्ट केस बचेगा, मतलब जब फ्री वैलेंसी इन कार्बन में से कहीं पर होगी तो वो क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। अब अगर हमें कंपाउंड दिया है अल्कोहल, तो सभी में OH ग्रुप ऐड कर दें, और सब में जब आप OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये कंपाउंड्स हमारे पास हो जाएंगे ब्यूटाइल अल्कोहल्स। इट विल बी एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, isobutyl alcohol, and it will be tertiary butyl alcohol and it will be isobutyl alcohol। और अब हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में सबसे पहले आपको देखना होता है H+ कहां से सेपरेट हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं वो इन सब में सेम होगा, क्योंकि सब में H+ का सेपरेशन OH ग्रुप से होगा। तो आप कह सकते हैं देखो H+ का सेपरेशन तो इन सब में सेम ग्रुप से होगा, OH ग्रुप से। मतलब यहां पर भी कंपैरिजन पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर तो नहीं होगा, इस केस में भी कंपैरिजन किस बेसिस पर लेना होगा? मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। चलिए फिर ऐसा करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कंपेयर करना है तो ऐसा करते हैं, क्योंकि कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें कुछ कॉमन पार्ट को अलग कर देते हैं। देखो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में कॉमन पार्ट को अलग करके अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जरा देखो ऐसा करते हैं, यहां पर C विद OH ग्रुप, C विद OH ग्रुप सब में कॉमन ले लेते हैं, C विद OH ग्रुप सब में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर ये पार्ट हम मानकर चल रहे हैं कि सब में कॉमन है। तो अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या ध्यान देना, आप कह सकते हैं इस कॉमन पार्ट पर इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। ऑन द सेम कॉमन पार्ट देयर आर 2 प्लस आई ग्रुप्स, यहाँ पर उसी कॉमन पार्ट पर 2 प्लस आई ग्रुप का आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर उसी COH को मैंने कॉमन लिया है। आप कह सकते हैं इस COH में 2 तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं, ये एक अल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस इफेक्ट होगा। इस COH में एक हाइड्रोजन है, H का कोई इफेक्ट नहीं, 2 अल्काइल ग्रुप से जिनका प्लस इफेक्ट होगा। और इस COH में कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तीनों अल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। और इस केस में COH ग्रुप पर फिर से 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं, ये एक अल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना प्लस आई ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगी। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आप कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगी। तो प्लस आई सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां पर, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप्स का प्लस आई है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी सबसे कम। तो हम कह सकते हैं इनमें इन 4 कंपाउंड्स पर अगर बात की जाए तो थर्ड इज लीस्ट एसिडिक। उसके बाद में आ जाएगा देखो यहाँ पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप का प्लस आई है और इनसे ज्यादा एसिडिक होंगे कौन से? फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ में एक ही ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, सेकंड में 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है और थर्ड में 3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना फर्स्ट एंड फोर्थ में एक ही ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक देन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है और ये ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड से, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है। अब कंपैरिजन हमें करना है फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड फोर्थ में। जरा ध्यान देना फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर कंपैरिजन करना है तो इसमें ये पार्ट तो दोनों में कॉमन मिला कि यहाँ भी सिंगल ग्रुप प्लस आई के लिए अवेलेबल है और यहाँ भी सिंगल ग्रुप प्लस आई के लिए अवेलेबल है। ऐसा करते हैं इसमें कुछ और कॉमन पार्ट को सेपरेट करते हैं। ध्यान देना इसमें अगर और कॉमन पार्ट को आप सेपरेट करें तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ऐसा करते हैं इसमें 3 कार्बन विद OH ग्रुप, 3 कार्बन विद OH ग्रुप को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ये 3 कार्बन OH ग्रुप के साथ में यहाँ पर अरेंज्ड हैं वैसे ही 3 कार्बन OH ग्रुप के साथ में यहाँ भी अरेंज्ड हैं। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्ट इन दोनों में कॉमन पार्ट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पार्ट इन दोनों में कॉमन पार्ट है 3 कार्बन विद OH ग्रुप। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ध्यान देना इस 3 कार्बन की चेन में ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पर, OH ग्रुप से इसकी सेकंड पोजीशन है, और उसी 3 कार्बन की चेन में OH ग्रुप से यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पर, यहां पर मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, जबकि उसी कार्बन चेन में उसी स्ट्रक्चर में यहां पर मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। तो फिर तो हम कह सकते हैं इस मिथाइल ग्रुप का यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा लेस, और ये क्लोज होने की वजह से इसका प्लस आई इफेक्ट होगा यहां पर मोर। और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होना चाहिए? मोर और लेस प्लस आई। आंसर है लेस प्लस आई। प्लस आई जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो फिर तो फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक देन फोर्थ। तो यहां पर अगर बात की जाए तो फर्स्ट एंड फोर्थ में हम बात कर सकते हैं फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक देन फोर्थ, क्योंकि यहां पर प्लस आई आप कह सकते हैं लेस है और यहां पर प्लस आई मोर है। तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से वही एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, और इस बार आप देखो फिर से आपके पास वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब आप कह सकते हैं इन सभी में H+ रिलीजिंग ग्रुप तो कॉमन है, और H+ रिलीजिंग ग्रुप अगर कॉमन है तो कंपैरिजन का बेसिस आप यहाँ पर पीरियडिक टेबल कोरिलेशन नहीं ले सकते, यहाँ पर भी कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? आई इफेक्ट होगा। और आई इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना देखो इसमें ये जो 2 कार्बन एटम्स की चेन है ये हम बात कर सकते हैं सब में कॉमन है, तो फिर तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहाँ पर OCH3 ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर फ्लोरीन। और ध्यान देना ऐसा करते हैं इस CH3COOH इस एसिडिक एसिड को मैं लिख देता हूँ CH2COOH और इस CH3 को मैं लिख देता हूँ CH2H। तो आप देखो CH2CH3 वाला जो पार्ट है वो सब में कॉमन है, तो अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यहाँ पर क्या है? H प्रेजेंट है। अब जरा ध्यान देना OCH3 इज माइनस आई ग्रुप, C6H5 इज माइनस आई ग्रुप, फ्लोरीन इज माइनस आई ग्रुप। H के लिए अगर बात की जाए तो नो इफेक्ट, ऐसा करते हैं इसको रेफरेंस मान लेते हैं। अब जरा देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में माइनस आई इफेक्ट है, और जहां माइनस आई इफेक्ट होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब ये तो कंफर्म है कि 1 2 3 आर मोर एसिडिक देन फोर्थ। ध्यान देना ये तो यहां पर कंफर्म है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर मोर एसिडिक देन फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा रेफरेंस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आसान है, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी,
तो फिर तो आप देखो माइनस आई के लिए अगर ऑर्डर की बात की जाए तो या तो माइनस आई सीरीज हमने डिस्कस की है, एल्कोक्सी ग्रुप, ओआर ग्रुप, फिनाइल ग्रुप और फ्लोरीन में फ्लोरीन का यहाँ पर माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, तो फिर तो थर्ड कंपाउंड इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद में आएगा इसमें ओआर ग्रुप फर्स्ट, फिर आएगा इसमें फिनाइल ग्रुप थर्ड और सबसे लास्ट में सेकंड फिनाइल ग्रुप और सबसे लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको इन मॉलिक्यूल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था। आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, आप ऐसा मान लें कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक्चुअली क्या, देखो इन मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने इन 4 मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड को रखा हो। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने जब इन 4 मॉलिक्यूल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया हो तो यहाँ पर थर्ड को सबसे आगे रखा हो, शायद ये सोचकर कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें H+ रिलीज करके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए क्योंकि इसमें H+ रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आप सोचिए, देखो ये एक लॉजिक माइंड में आता है, थर्ड को सबसे आगे रखने के लिए कि जब ये कंपाउंड H+ रिलीज करेगा, ध्यान देना, जब ये कंपाउंड H+ रिलीज करेगा तो बनेगा अनायन COO-, जब ये H+ रिलीज करेगा तो ये भी बनेगा अनायन O-, लेकिन जब ये H+ रिलीज करेगा तो हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और ये जब H+ रिलीज करेगा तो ये भी अनायन। अब जरा देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कंपाउंड जब अपना H+ रिलीज करेंगे तो वो तो बनेंगे अनायन, लेकिन जब थर्ड कंपाउंड अपना H+ रिलीज करेगा तो वो होगा न्यूट्रल। अब आप सोचिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तो न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है, जब H+ रिलीज करेंगे तो बनेंगे अनायन। मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल से कन्वर्ट हो रहे हैं अनायन में, जबकि थर्ड आयन से कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रल में। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो आयन में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, या उसकी आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम होगी, जबकि एक आयन की न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इनमें H+ रिलीज करके अनायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम होगी, जबकि इसमें H+ रिलीज करके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो फिर तो ये H+ सबसे पहले रिलीज करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ऐसा माइंड में आता है। लेकिन आप ध्यान देना, इन 4 मॉलिक्यूल्स में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड ये नहीं है, सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है इसमें फर्स्ट। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, देखो मैं आपको 4 मॉलिक्यूल्स बता रहा हूँ, ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स में आपको नोट करवा रहा हूँ जिनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब एक कॉमन कंसेप्ट नहीं है जिसको अप्लाई करके हम उन 4 मॉलिक्यूल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर पाए, जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान देना, वो 4 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, आप ध्यान दो। इन 4 मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हम एक कॉमन कंसेप्ट से नहीं कर पाएंगे। इन 4 मॉलिक्यूल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में आपको आंसर जो देना होगा वो इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पे देना होगा। इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा भाई, अब जैसे या पहले इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में लिख देता हूँ। देखो इन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो होता है, हमारे पास ये ऑर्डर होता है, ये इन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर बात की जाए कि ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, इसे आप कह सकते हैं अल्काइल हाइड्रोनियम आयन, ये इससे ज्यादा एसिडिक है। देखो यहां पर वो थ्योरी आपको लगेगा कि एकदम सही है, वो कंसेप्ट आपको लगेगा एकदम एप्लीकेबल है कि ये ज्यादा एसिडिक शायद इसलिए क्योंकि ये जब H+ रिलीज करेगा, ध्यान देना, ये जब H+ रिलीज करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H2O बन जाएगा। लेकिन ये जब H+ रिलीज करेगा तो ये अनायन में कन्वर्ट होगा, RCOO- बनेगा। तो कोई न्यूट्रल अनायन में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, पहले तो कोई आयन न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, मतलब इसमें H+ रिलीज करके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी,
शायद इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है इससे। अगर ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये इससे आगे होना चाहिए, क्योंकि ये भी आयन है, इसमें भी H+ रिलीज करके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो फिर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं। तो जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया वो यहाँ पर फेल हो रहा है। फिर एक पॉइंट ये आता है, अभी हमने रेजोनेंस डिस्कस नहीं किया, जब हम रेजोनेंस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस इसके एसिडिक कैरेक्टर को कंसिडरेबली इंक्रीज करता है। तो जब हम रेजोनेंस डिस्कस कर लेते हैं तो तब एक पॉइंट माइंड में ये आता है कि शायद ये मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। देखो, अगर हम वो कंसेप्ट रेजोनेंस वाला फिर यहाँ पर अप्लाई करने की सोचते हैं कि ये रेजोनेंस की वजह से इससे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें रेजोनेंस एब्सेंट और इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस तो इसमें भी एब्सेंट है, तो फिर तो रेजोनेंस के बेसिस पर ये और भी आगे होना चाहिए। तो मतलब प्रॉब्लम वही है, देखो जो कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं वो यहाँ फेल हो रहा है, जो यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं वो यहाँ फेल हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, देखो इन 4 मॉलिक्यूल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में हम इनको थियोरेटिकली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें इनको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पर ही कंपेयर करना होगा। मतलब ये क्वेश्चन एक तरह से आपको मेमोराइज करना होगा, इसका आंसर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पे देना होगा। और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप इन मॉलिक्यूल्स की पी के रेंज को माइंड में रखो। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनकी मैं पी के रेंज आपको लिखवाता हूँ और बहुत ही आसानी से आप याद रख पाओगे। देखो, इन मॉलिक्यूल्स की पी के रेंज जो होती है वो होती है लेस देन 0। इन मॉलिक्यूल्स की पी के रेंज जो होती है वो लेस देन 0 होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पी के रेंज होती है अप्रॉक्स 5, अमोनियम मॉलिक्यूल्स की पी के रेंज होती है अप्रॉक्स 10 और वाटर अल्कोहल की पी के रेंज होती है अप्रॉक्स 15। और ये तो आप जानते ही हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, मतलब जितनी पीके वैल्यू ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी। क्लियर हो रही बात है। और देखो, वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है आपको, केवल रेंज आप माइंड में रखो, आसानी से याद रख लोगे। 0, 5, लेस देन 0, 5, 10 और 15। और ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन मॉलिक्यूल्स के कुछ एप्लीकेशंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल जो पीके रेंज की टेबल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। हाइड्रोनियम आयन इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अमोनियम मॉलिक्यूल एंड अमोनियम मॉलिक्यूल इज मोर एसिडिक देन वाटर अल्कोहल। और इसी बेसिस पर अब हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। चलो देखो, इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें हाइड्रोनियम तो है नहीं, तो फिर तो उसके बाद में नंबर किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फर्स्ट इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर इसके बाद में आएगा अमोनियम थर्ड, फिर आएगा अल्कोहल, और अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा फोर्थ से। देखो इन दोनों में ध्यान देना, ये तो मैंने कंपैरिजन किस बेसिस पर किया है? पीके बेसिस पर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यूज होती है अप्रॉक्स 5। ध्यान देना, इसके लिए पीके वैल्यूज होती है अप्रॉक्स 5। अमोनियम मॉलिक्यूल्स की पीके वैल्यूज होती है अप्रॉक्स 10, अल्कोहल की पीके वैल्यूज होती है अप्रॉक्स 15। तो जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये सब ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। और अल्कोहल और एल्काइन में तो आप एक जनरल कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो, अल्कोहल में H+ कहां से रिलीज होगा? OH से, और एल्काइन में H+ कहां से रिलीज होगा? sp कार्बन से। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं पीरियडिक टेबल कोरिलेशन की, तो यहां पर ऑक्सीजन से H+ रिलीज हो रहा है, यहां पर कार्बन से। अलोंग द पीरियड विद इंक्रीज इन EN एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा एल्काइन के कंपैरिजन में। सो 2 इज मोर एसिडिक देन 4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आंसर 1, 3, 2 है। इसके अगर रीजन की बात करें तो रीजन मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, केवल मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पर ये ऑर्डर अरेंज करके बताया, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पलेस हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए आपको पीके वैल्यूज को माइंड में रखना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है और ऐसा ही क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है। तो याद रखिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इस टेबल का यूज होगा। हाइड्रोनियम आयन इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अमोनियम एंड अमोनियम इज मोर एसिडिक देन वाटर। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Ka द ग्रुप G शुड बी। ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें ग्रुप G
उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर ग्रुप जी के फॉर्म में इनमें से कौन सा ग्रुप प्लेस किया जाए कि हमें यहाँ पर के वैल्यू मैक्सिमम मिले। अब आप देखो, अगर हम के वैल्यू मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू। इसका मतलब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जी यहाँ प्रेजेंट हो कि कंपाउंड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिले, राइट। अब आप ध्यान देना, देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तरह से आप ऐसा समझ लें कि 4 कंपाउंड्स आपको कंसिडर करना है इन विच इन वन ऑफ द कंपाउंड फ्लोरीन विल बी प्रेजेंट एज द ग्रुप G, in second compound it will be NH3 plus, in third compound it will be carboxylic group, and in fourth compound it will be CH3। ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड्स कंसिडर करना है जिनमें से एक कंपाउंड में यहाँ पर ग्रुप G के फॉर्म में फ्लोरीन प्रेजेंट होगा, एक कंपाउंड में यहाँ पर NH3 प्लस ग्रुप प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और एक कंपाउंड में यहाँ पर ग्रुप जी के फॉर्म में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अब हमें ये फाइंड करना है कि आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स विच कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम के वैल्यू। अब आप ध्यान देना, देखो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं और बाय मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा के वैल्यू बताते हैं इस कंपाउंड की। सबसे ज्यादा के वैल्यू के लिए जो मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं उसमें आंसर देते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन। ये सोचते हुए देखो सेकंड ऑप्शन साइड आपके माइंड में इसलिए आता है क्योंकि अगर मैं इन ग्रुप्स के विड्रॉइंग इफेक्ट की बात करूं, प्लस आई माइनस आई, विड्रॉइंग या रिड्यूसिंग इफेक्ट की बात करूं, तो ध्यान देना फ्लोरीन इज माइनस आई ग्रुप, NH3 प्लस इज माइनस आई ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप, एंड मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। आप ये कह सकते हैं कि इस CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जो होगा उस प्लस आई की वजह से इस OH ग्रुप का जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा, और इन OH ग्रुप्स का आप कह सकते हैं एसिडिक नेचर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, राइट। और अगर मैं बात करूं कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो फिर इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप की अगर बात की जाए तो NH3 प्लस का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि याद करो माइनस आई सीरीज में पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप सबसे आगे होते हैं। तो फिर तो यहाँ पर इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है, और अगर इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है तो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस OH ग्रुप की H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए मोस्टली स्टूडेंट इसका जो आंसर देते हैं वो सेकेंड ऑप्शन देते हैं, ये ऑप्शन। लेकिन अब आप ध्यान देना, देखो ये मिस्टेक क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आप यहाँ पर जो H प्लस रिलीजिंग ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं वो सब में आप कॉमनली OH ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, जबकि मैंने आपसे कहा था कि जब आप कंपाउंड का एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहां से H प्लस रिलीज हो रहा है। अब जरा ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में जो H प्लस रिलीज होगा वो डेफिनेटली यहां से रिलीज होगा, यहां से H प्लस रिलीज होगा। सेकेंड कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर H प्लस रिलीज करने के लिए केवल OH ग्रुप नहीं है, यहां पर H प्लस रिलीज करने के लिए NH3 प्लस ग्रुप भी तो प्रेजेंट है, इसके पास भी तो H अवेलेबल है ना। और अब हमें ये देखना होगा कि ये कंपाउंड जब H प्लस रिलीज करेगा तो इसका फर्स्ट H प्लस कहां से रिलीज होगा, क्या वो OH ग्रुप से रिलीज होगा? नो। आपको ये डिसाइड करना होगा कि OH और NH3 प्लस में से स्ट्रॉन्गर एसिडिक ग्रुप कौन है, और ये हमने डिस्कस किया। देखो ये एक टेबल मैंने आपको बताई, इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो NH3 प्लस ग्रुप इज, ध्यान देना, NH3 प्लस ग्रुप NH3 प्लस ग्रुप इज मोर एसिडिक देन अल्कोहलिक ग्रुप। ध्यान देना NH3 प्लस ग्रुप का एसिडिक नेचर जो होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप से ज्यादा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर जब कंपाउंड से H प्लस रिलीज होगा सेकेंड कंपाउंड से, तो सेकेंड कंपाउंड से H प्लस जो रिलीज होगा वो पहला H प्लस OH ग्रुप से रिलीज नहीं होगा, पहला H प्लस कहां से रिलीज होगा, NH3 प्लस ग्रुप से रिलीज होगा। इसका मतलब आप देखो, जैसे आप विड्रॉइंग ग्रुप कंसिडर कर रहे थे इस OH ग्रुप के लिए, जैसे हम यहां पर माइनस आई ग्रुप कंसिडर कर रहे थे OH ग्रुप के लिए, वो खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एंड इवन स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH ग्रुप।
तो फिर इसका मतलब इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर जो कंपेयर होगा वो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर नहीं होगा, NH3 प्लस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, सब में OH ग्रुप कॉमन है तो सब में कंपैरिजन वो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, लेकिन कॉमन ग्रुप से मतलब नहीं है। जो कंपाउंड का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप होगा आपको कंपैरिजन तो उसके अकॉर्डिंग करना होगा ना। क्या बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे समझ लें, मान लो एक कंपाउंड आपको दिया हो जिसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आप इसका एसिडिक नेचर कौन से ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे? या मान लेते हैं, चलो यहाँ पर हटाते हैं इसको, इसकी जगह मान लेते हैं यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब कंपाउंड का एसिडिक नेचर आप किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे? OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में? जो स्ट्रॉन्गर एसिडिक ग्रुप होगा उसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। और उसमें अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। तो इसका मतलब आपको मोर एसिडिक ग्रुप के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना होगा। और अगर मोर एसिडिक ग्रुप की बात की जाए तो OH और NH3 प्लस में से मोर एसिडिक ग्रुप कौन है? NH3 प्लस ग्रुप है। तो मतलब इस मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर जो डिफाइन होगा, जो कंपेयर होगा, वो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में नहीं, NH3 प्लस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा। और इसी तरह से आप देखो थर्ड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी H प्लस जो रिलीजिंग ग्रुप होगा वो पहले OH ग्रुप नहीं होगा, पहले H प्लस रिलीजिंग ग्रुप कौन होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर एसिडिक देन OH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर एसिडिक देन OH ग्रुप। मतलब इस केस में भी जो H प्लस रिलीज होगा वो यहां से रिलीज नहीं होगा, H प्लस यहां से रिलीज होगा। और यहां पर आप कह सकते हैं कि CH3 और OH में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन OH का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन कार्बन से ज्यादा है, मतलब यहां पर एसिडिक नेचर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा। अब आप कह सकते हैं देखो फर्स्ट कंपाउंड में एसिडिक नेचर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा, सेकंड कंपाउंड में एसिडिक नेचर NH3 प्लस के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा, थर्ड कंपाउंड में एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा, और फोर्थ कंपाउंड में एसिडिक नेचर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा। और क्या मैं कह सकता हूं, OH ग्रुप से ज्यादा एसिडिक अमोनियम ग्रुप है और अमोनियम ग्रुप से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मतलब इन फोर कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो होगा वो थर्ड वाले कंपाउंड का होगा। इस केस में आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? क्योंकि यहां पर आप ऐसा समझें कि यहां पर आपको OH ग्रुप दिख रहा है तो आपके माइंड में आता है कि हमें OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, लेकिन जब यहां पर ग्रुप G के फॉर्म में, जब ग्रुप G के फॉर्म में आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्लेस करोगे तो इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। क्योंकि जो ग्रुप हम प्लेस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज आल्सो एसिडिक ग्रुप एंड इवन मोर एसिडिक देन अल्कोहलिक ग्रुप। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा तो H प्लस OH ग्रुप से नहीं, पहले H प्लस कहां से रिलीज होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज होगा। और जो ग्रुप H प्लस रिलीज करेगा नेचर तो उसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम आयोनाइज्ड इन वाटर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि वाटर में सबसे ज्यादा आयोनाइज कौन होगा। देखो ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, क्लोरोएसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। और ये वाटर में जब आयोनाइज होंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब वाटर में आयोनाइज होगा तो H प्लस रिलीज करेगा। मतलब आपको अगर ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा आयोनाइज कौन होगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन से कंपाउंड का है, क्योंकि इनमें से जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा, उसी का आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसी की K वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। इनडायरेक्टली उसने यही पूछा है। और इनमें अगर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जरा देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एसिटिक एसिड बनाओ और एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो क्लोरो एसिटिक एसिड हमारे पास ये हो जाएगा CH2COOH। मैंने यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड में यहाँ पर होता है CH3COOH और CH3 में से एक हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो ये कंपाउंड बन जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड। सेकेंड आपको दिया है एसिटिक एसिड, तो ये आ जाएगा CH3COOH। प्रोपियोनिक एसिड, देखो प्रोपियोन टर्म हम यूज करते हैं कॉमन सिस्टम में उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें टोटल कार्बन कितने हो 3। तो प्रोपियोनिक एसिड की अगर बात की जाए तो इट विल बी CH3CH2COOH। दिस इज प्रोपियोनिक एसिड विद 3 कार्बन एटम्स एंड ब्यूटायर इज यूज्ड फॉर 4 कार्बन एटम्स। तो ब्यूटारिक एसिड की अगर बात की जाए
तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3CH2 एंड CH2COOH, ये हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड। अब जरा ध्यान देना, इन 4 कंपाउंड्स में से हमें बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन से कंपाउंड का है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसी की Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वही वाटर में मोस्ट आयोनाइजेबल कंपाउंड होगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जरा ध्यान देना, इन सभी कंपाउंड में देखो जब एसिडिक नेचर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं H+ कहां से रिलीज हो रहा है। तो H+ तो हम कह सकते हैं सब में कॉमनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज होगा, और H+ अगर सभी में कॉमनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज होगा तो अब आप कह सकते हैं कि H+ रिलीजिंग ग्रुप तो कॉमन है, मतलब कंपैरिजन का बेसिस पीरियोडिक टेबल कोरिलेशन नहीं होगा, यहां पर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट में अगर बात की जाए तो क्लोरीन यहां पर -I ग्रुप प्रेजेंट है, इस केस में अल्काइल ग्रुप इज +I, यहां भी अल्काइल ग्रुप +I है और यहां पर भी अल्काइल ग्रुप +I है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब इन 4 कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फर्स्ट। और फर्स्ट अगर सबसे ज्यादा एसिडिक है तो फिर तो इसी का आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, ये वाटर में हाईली आयोनाइज्ड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज फिजिबल। आपको 3 एसिड बेस रिएक्शंस दी हुई हैं और इन 3 एसिड बेस रिएक्शंस में आपको बताना है कि कौन सी एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल है। देखो इस क्वेश्चन प्रोफाइल को करने का क्या तरीका होगा, इसको आप समझना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं, एसिडिक एसिड इज टू बी रिएक्टेड विद सोडामाइड। ध्यान देना, देखो ये एसिडिक एसिड की रिएक्शन आपको दी हुई है NaNH2 के साथ में, NaNH2 इज कॉल्ड सोडामाइड, और हमें चेक करना है कि ये एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। अब जरा ध्यान देना, देखो इस एसिड बेस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर सोडामाइड में से NH2- तो देखो Na+ की अगर बात की जाए तो Na+ तो इसमें इनर्ट आयन है, तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा सोडामाइड में NH2-, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर NH2- एज अ बेस, ये एक्सपेक्टेड है कि NH2- एज अ बेस यहां से इस प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट कर जाए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो H रिलीज होगा वो H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। यहां पर अगर बात की जाए तो इट विल बी O- एंड H+। तो यहां पर इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड है कि NH2- एज अ बेस, ध्यान देना NH2- एज अ बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि आप याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एसिड बेस की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था हम ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, और ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर विल बी कॉल्ड बेस। तो आप कह सकते हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा, मतलब इसका बिहेवियर रिएक्शन में कैसा होगा, एज अ बेस होगा, और ये यहाँ पर एसिडिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करने का काम करेगा, और जो प्रोटॉन डोनर होगा उसका बिहेवियर हो जाएगा रिएक्शन में एज एन एसिड। तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है यहाँ पर, और इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहां से जब H+ रिलीज हो जाएगा तो ये बन जाएगा एसीटेट आयन CH3COO-, और उसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा Na+, तो यहां पर आ जाएगा CH3COO-, Na+, सोडियम एसीटेट, और NH2- जब एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पर बन जाएगा अमोनिया NH3। और अब जरा ध्यान दें, देखो ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, देखो ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब कोई एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है तो H+ सेपरेशन के बाद में उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमेशा बेस की तरह बिहेव करता है। तो इस एसिड से जब प्रोटॉन रिलीज हुआ तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है एसीटेट आयन, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा। और याद करो जब एसिड और बेस में 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ऐसा करते हैं, इस एसिड का इस बेस के साथ में मैं पेयर बना रहा हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको लिख देते हैं एसिड, और इस एसिड 1 और इसे लिख देते हैं बेस 1, इसे मैंने लिख दिया बेस 1, और ये यहां पर एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान देना, NH2- जब एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो आप कह सकते हैं जब एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है तो रिमेनिंग पार्ट एज ए बेस बिहेव करता है, इसी तरह से जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनने वाला मॉलिक्यूल उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, मतलब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो NH2- जब एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल होगा वो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो ये यहां पर हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। ऐसा करते हैं, इसे लिख देते हैं एसिड 2 और इसके करस्पॉन्डिंग इसका पेयर ये बेस 2। तो अब यहां पर ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि हमारे पास दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। एक तो ये एसिड बेस पेयर है एसिड 1 बेस 1, और दूसरा ये हमारे पास एसिड बेस पेयर है एसिड 2 बेस 2। अब जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपको ये दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडामाइड। तो ये हमारे पास होगा रिएक्टेंट्स और इनके करस्पॉन्डिंग ये होगा प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान देना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे दोनों ही साइड में एसिड प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड में एसिड एसिडिक एसिड है और प्रोडक्ट साइड में एसिड हमारे पास क्या है, अमोनिया है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हम एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जरा मुझे आप कंपेयर करके बताओ कि एसिडिक एसिड और अमोनिया, अगर मैं दोनों एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करता हूं तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, एसिडिक एसिड या अमोनिया? देखो, अब दोनों का एसिडिक नेचर कंपेयर करना है तो दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, पीरियडिक टेबल कोरिलेशन और उसके बाद में फिर हम बात करते हैं आई इफेक्ट। पीरियडिक टेबल कोरिलेशन में पहले ये देखना होता है कि H+ कहां से रिलीज हो रहा है। तो देखो, एसिडिक एसिड में तो H+ कहां से रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन से, और अमोनिया से जब H+ रिलीज होगा तो कहां से रिलीज होगा, नाइट्रोजन से। और क्या हम बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पर EN के बेसिस पर होगा। तो फिर तो ऑक्सीजन की EN नाइट्रोजन से ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो ये हम बात कर सकते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज कंपैरेटिवली वीकर एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये यहां पर कंपैरेटिवली वीक एसिड है। और अब जरा ध्यान देना, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों एसिड्स का अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है तो जो इनके कॉन्जुगेट बेस हैं उनका बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि आप याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होता है। तो फिर तो मैं कह सकता हूं ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीकर बेस होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कॉन्जुगेट बेस के कंपैरिजन में। क्योंकि ये अगर वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस, जबकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों एसिड्स की स्ट्रेंथ में अगर बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसके कंपैरिजन में, और इन दोनों बेस की स्ट्रेंथ को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है इसके कंपैरिजन में। अब जरा ध्यान देना, ये हमारे पास रिएक्टेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखो, क्वेश्चन में रिएक्टेंट क्या दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड एंड सोडामाइड। तो हम कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब जरा ध्यान देना, रिएक्टेंट साइड भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ये भी एसिड और बेस है। और क्या मैं कह सकता हूं, देखो, ब्रोंस्टल और एसिड बेस रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। तो हम कह सकते हैं जब ये एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये बनेंगे, और जब ये एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये बनेंगे। बस अब हमें देखना है कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा फिजिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फिजिबल है या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फिजिबल है। और ये अगर आपको चेक करना है तो ध्यान देना, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो कौन रिएक्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक वीक एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट कर रहा है। आप तो ऐसा समझ लो, आपके सामने दो एसिड बेस रिएक्शन है, आपके सामने दो एसिड बेस रिएक्शन है, एक तो फॉरवर्ड वाली एसिड बेस रिएक्शन है और एक बैकवर्ड वाली एसिड बेस रिएक्शन है। बस आपको तो ये देखना है कि दोनों एसिड बेस रिएक्शन में से ज्यादा अच्छी कौन है। तो क्या मैं कह सकता हूं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे, ये एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी, या फिर एक वीक एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करे वो रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी। कौन सी एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस? तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं वो वीक है। और वैसे भी आप जानते हैं, देखो ये आपने पढ़ा होगा कि एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम में जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम मूव करता है वो स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में इट विल बी लीस्ट फिजिबल रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा मूव करेगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम जो होगा
वो स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करता है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड फिजिबल है, मतलब कह सकते हैं आप ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में फिजिबल है, इस डायरेक्शन में लेस फिजिबल रिएक्शन है, तो फिर तो हम कह सकते हैं यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज टू बी रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा ध्यान दें, नेक्स्ट आपको दिया इसमें एसिटाइलिन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपको दी हुई है। अब जरा ध्यान देना, देखो इस एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहां पर एक्सपेक्टेड है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस तो एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस हाइड्रोक्साइड है तो एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करे, और एसिटाइलिन यहां पर एज एन एसिड प्रोटॉन रिलीज करने का काम करे। तो देखो यहां पर एक्सपेक्टेड है ये तो इसमें एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा और ये एज एन एसिड प्रोटॉन रिलीज करने का काम करेगा, मतलब यहां पर ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्लियर बात है? अब देखो यहां से जब H+ रिलीज हो जाएगा तो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये एसोसिएट हो जाएगा Na+ के साथ में। तो फिर तो यहां पर इस रिएक्शन में जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटिलाइट, और OH माइनस H+ के साथ में रिएक्ट करके बना देगा वाटर। ये एसिड बेस रिएक्शन यहां पर एक्सपेक्टेड है, मतलब ये जब रिएक्टेंट आपस में एसिड एज एन एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारे पास ये है। अब जरा ध्यान देना, देखो ये एसिड है तो H+ सेपरेशन के बाद में इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे आप कह सकते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज दिस अनायन। तो ये तो जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1, और OH माइनस जब एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा वाटर, तो वाटर को आप कह सकते हैं इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2। क्लियर बात ये? तो ये तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2। अब जरा ध्यान देना, फिर से वही कंपैरिजन है, कांसेप्ट वही है, दोनों साइड में एसिड प्रेजेंट है, उन दोनों एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, दोनों एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, और दोनों एसिड की स्ट्रेंथ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना यहां पर H+ रिलीज होगा sp कार्बन से, जबकि यहां पर अगर वाटर से बात की जाए तो H+ कहां से रिलीज होगा? ऑक्सीजन से। क्या मैं कह सकता हूं पीरियडिक टेबल कोरिलेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की EN कार्बन से ज्यादा है, तो फिर तो वाटर विल बी मोर एसिडिक देन एसिटाइलिन, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है। और क्या मैं कह सकता हूं ये अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो इनके जो कॉन्जुगेट बेस है उनका बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा वीकर बेस, किसके कंपैरिजन में? वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। जो इन दो एसिड्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इनके कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। और अब यहां पर अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करूं तो अब जरा बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा अच्छी होगी? वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाए या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके रिवर्ट आए, कौन सी रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी? तो रिएक्शन तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में ज्यादा अच्छी होगी, मतलब इस बार हम बात कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी वीक एसिड वीक बेस के कंपैरिजन में। मतलब आप कह सकते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा फिजिबल है। तो फिर तो यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। देखो इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये फॉरवर्ड नहीं, ये रिएक्शन अभी अभी हमने देखा ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फिजिबल। क्लियर होगी बात ये? तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच रिएक्शन इज फिजिबल, तो आंसर है फर्स्ट वाली रिएक्शन तो फिजिबल है लेकिन सेकंड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। और इसी कंसेप्ट से जब आप थर्ड क्वेश्चन करोगे तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज आर फिजिबल, तो आप कह सकते हैं अमंग दीज थ्री फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शंस आर फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल सेकंड रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा अच्छी थी फॉरवर्ड के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन प्रोफाइल को कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की थर्ड एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर ली है। 3 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसी के साथ में इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट हमारा फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस।